हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चेरनोबिल इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। ये मूवी वर्ल्ड वॉर की नहीं है बल्कि कोल्ड वॉर की है। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक सैलून देखते हैं और उस सैलून में एक लड़की काम करती है जिसका नाम ओल्गा है और उसी सैलून में कुछ फायर फाइटर्स आते हैं अपने बाल कटवाने के लिए। उनमें से एक का नाम एलेक्स है और ओल्गा और एलेक्स 10 साल पहले गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे और 10 सालों बाद ये आज पहली बार मिले थे। बाल कटवाने के बाद सब कुछ होने के बाद एलेक्स ओल्गा का सैलून के बाहर इंतजार करता है, उससे मिलता है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद ओल्गा को उसके घर छोड़ देता है। हालांकि ओल्गा के मना करने के बावजूद भी वो उसके घर तक भी पहुंच जाता है। जब एलेक्स ओल्गा के घर के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक लड़का दिखाई देता है। एलेक्स पूछता है कि ये कितने साल का है, तब ओल्गा कहती है कि वो 10 साल का है। फिर से एलेक्स पूछता है कि ये कौन है, तब ओल्गा कहती है कि वो मेरा बेटा है। तब एलेक्स समझ जाता है कि वो एलेक्स का ही बेटा है। फिर एलेक्स उस छोटे बच्चे से थोड़ी सी बातें करके वहां से निकल जाता है और अगले दिन फिर से उनसे मिलने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आता है। एलेक्स ओल्गा के लिए भी गिफ्ट्स लाता है और साथ ही उसके बेटे के लिए भी एक कैमरा गिफ्ट के तौर पर लाता है। एलेक्स रिएक्टर कंपनी में फायर सर्विस डिपार्टमेंट में था और अब उसका ट्रांसफर हो चुका था दूसरे शहर में, तो उसके सभी साथी उसको अच्छे से सी ऑफ करते हैं और रात में एलेक्स के लिए पार्टी भी रखते हैं। और इधर एलेक्स का बेटा, जो एलेक्स ने उसे कैमरा गिफ्ट किया था, वो लेकर चेरनोबिल की रिएक्टर फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। और तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और एक्सप्लोजन की आग में से एक बहुत ही अजीब सी चमक निकल रही थी। ये भयानक एक्सप्लोजन देखकर वहां से बच्चे भाग जाते हैं और उसे एक आम सी आग समझकर तुरंत कई सारे फायर फाइटर्स वहां पर आग बुझाने के लिए आ जाते हैं। इधर एलेक्स को पता चलता है कि उसके सारे दोस्त भी रिएक्टर के पास चले गए हैं आग बुझाने के लिए। एलेक्स को भी अंदाजा नहीं है कि आग कैसी है, उसको जरूरत नहीं है वहां पर जाने की उनकी मदद करने के लिए क्योंकि ऑफिशियली उसका ट्रांसफर हो गया है। लेकिन फिर भी एलेक्स अपने फ्रेंड्स की हेल्प करने के लिए वहां पर जाता है और उसे जाते समय रास्ते में कुछ बर्ड्स आसमान से गिरते हुए नजर आते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सारे बर्ड्स आसमान से क्यों गिर रहे हैं। दरअसल ये धमाका रिएक्टर के अंदर हुआ था, इसीलिए धमाके के साथ साथ रेडिएशन, जो कि सोच से भी कई गुना ज्यादा मात्रा में हवा में घुल चुका था और सभी बर्ड्स, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, रेडिएशन का असर सभी पर हो रहा था। और ये रेडिएशन की मात्रा हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से भी 400 गुना ज्यादा थी। और तभी एक बर्ड सीधे आकर एलेक्स की गाड़ी की विंडशील्ड पर टकरा जाता है, जिससे कि विंडशील्ड डैमेज हो जाती है और एलेक्स का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी रोड से नीचे उतर जाती है। एलेक्स रिएक्टर से उठने वाला धुआं देखता है, वो बहुत ही अजीब तरह से चमक रहा था। अभी तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये चमकने वाला धुआं क्या तबाही ला सकता है। एलेक्स तुरंत एक फायर ट्रक से लिफ्ट मांगता है और अंदर बैठता है। फायर ट्रक चलाने वाला एलेक्स से पूछता है कि अचानक से जंगल का कलर ब्राउन रेड क्यों हो गया है। इस बात का एलेक्स के पास भी कोई जवाब नहीं है। एलेक्स वहां पहुंचता है। वहां पहले से ही बहुत सारे फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग बहुत ज्यादा भयानक थी। पर इन बेचारे फायर फाइटर्स को क्या मालूम था कि अगले कई दिनों तक जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। एलेक्स अपने साथियों के पास जाता है और उनमें से एक से बात करने लगता है। उसका फेस देखते ही एलेक्स बहुत चौंक जाता है कि ये क्या हुआ है इसके साथ। लेकिन वो एलेक्स को बताने लगता है कि हम ही यहाँ पर सबसे पहले आ गए थे और हमने देखा था कि आग से निकलने वाली रोशनी बहुत अलग थी, मानो वो जिंदा हो। रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया है। इतना कहकर वो उल्टियाँ करने लगता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस में बिठाया जाता है। उसकी ऐसी हालत रेडिएशन की वजह से हो गई थी। वहाँ एलेक्स दूसरे फायर फाइटर्स को भी देखता है कि उनकी हालत कैसी हो गई है रेडिएशन की वजह से। यहाँ पर जिस भी चीज को हाथ लगाया जाए, हर वो चीज रेडियो एक्टिव हो चुकी है। एक के बाद एक फायर फाइटर्स गिरने लगे हैं, उल्टियाँ करने लगे हैं, उनकी हालत बदतर से बदतर होने लगी है।
तभी वो देखता है कि उसका एक साथी किसी को आवाज देकर पुकार रहा है। तभी एलेक्स पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताता है कि छत पर एक फायर फाइटर है जो आग बुझाने के लिए गया था, वो अभी तक वहीं पर है। इसका मतलब रेडिएशन की वजह से उसकी हालत बदतर हो गई होगी। एलेक्स और उसका साथी उसे नीचे लाने के लिए जाते हैं, पर एलेक्स के साथी की हालत सीढ़ियों पर ही खराब होने लगती है और वो चल नहीं पाने की वजह से वहीं पर बैठ जाता है। एलेक्स अकेला ऊपर जाता है और फायर फाइटर को ढूंढने लगता है और फाइनली वो उसे मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में था। रेडिएशन की वजह से वो पूरा का पूरा जल चुका था। फिर भी एलेक्स उसे उठाकर बाहर लाता है और जो सीढ़ियों पर बैठा था उसका साथी, उसे भी वो बाहर लेकर आता है और सभी को एम्बुलेंस में डाला जाता है। एम्बुलेंस का ड्राइवर बार बार कहता है कि थर्ड एंट्रेंस के पास बहुत सारे सीरियस लोग हैं, हमें उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाना है, जल्दी करो जल्दी करो। और एलेक्स भी उनसे कहता है कि मुझे भी साथ ले लो, पर नर्स कहती है कि सिर्फ सीरियस लोगों को ही ले जाने के ऑर्डर्स है हमें, और वैसे भी एम्बुलेंस भी फुल हो चुकी है, अंदर जगह नहीं है। पर तभी एम्बुलेंस का ड्राइवर, उसके नाक से खून बहने लगता है और नर्स एलेक्स को पूछती है क्या तुम गाड़ी चला सकते हो, और फिर एलेक्स तुरंत गाड़ी में बैठता है और एम्बुलेंस निकल पड़ती है। पर रास्ते में एक पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा था, उसका गला अंदर से सूज गया था, इसीलिए नर्स हिचकिचाते हुए लेकिन बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उसके गले में चीरा लगाती है और एक छोटी सी स्ट्रॉ अंदर डाल देती है, जिससे पेशेंट सांस लेने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर का नजारा भी बहुत ही भयानक है। फर्श पर हर तरफ उल्टी कर रहे हैं लोग, पेशेंट्स आते ही जा रहे हैं, कुछ तो बहुत ही दर्दनाक कंडीशन में है। सभी के कपड़े रेडियो एक्टिव होने की वजह से उन्हें अच्छे से अलग किया जा रहा है। फिर एलेक्स को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे एलेक्स को नींद आ जाती है और फिर कुछ देर बाद एक डॉक्टर आकर एलेक्स को उठाती है। वो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है और पूछती है कि क्या तुम ही एलेक्स हो। एलेक्स कहता है कि हाँ मैं ही एलेक्स हूँ। फिर वो एलेक्स का चेकअप करती है और उसे नए कपड़े पहनकर अपने साथ आने के लिए कहती है। सभी फायर फाइटर्स के घर वाले उनसे मिलना चाहते हैं। वो सब हॉस्पिटल के नीचे आए हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि वो सभी लोग रेडिएशन से कंटेमिनेटेड हो चुके हैं। कंटेमिनेट मीन्स दूषित, इन्फेक्टेड हो चुके हैं। फिर एलेक्स रेडी होकर बाहर जाता है। वहाँ पर एक ऑफिसर है जो एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम ही रेडियो रिएक्टर फायर सर्विस में एज ए चीफ काम करते हो। एलेक्स कहता है कि हाँ मैं हूँ। फिर वो ऑफिसर पूछता है कि क्या तुम्हें रिएक्टर के अंदर के सभी कॉरिडोर्स के बारे में जानकारी है। एलेक्स कहता है हाँ मुझे पूरी जानकारी है। और फिर ऑफिसर कहता है कि फिर तुम हमारे साथ आ रहे हो। ये कहकर ऑफिसर एलेक्स को अपने साथ ले जाता है। जाते समय एलेक्स देखता है कि स्कूल के सभी बच्चे आउटडोर खेल रहे हैं, मतलब ये सभी रेडिएशन के डायरेक्टली कांटेक्ट में हैं। इसका असर इन पर बहुत ही बुरा होने वाला है। फिर वो तीनों भी एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर और भी फील्ड के ऑफिसर्स हैं जो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। इनके डिस्कशन का मुद्दा है कि रिएक्टर के अंदर की आग का तापमान कंक्रीट को भी पिघला देने वाला है और जलते रिएक्टर के ठीक नीचे बहुत सारा पानी मौजूद है जिसे रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन अब ये पानी गर्म होने लगा है। कुछ घंटों में भाप का बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा रिएक्टर नंबर 3 और रिएक्टर नंबर 4 के ठीक बीच में। और अगर ऐसा होता है तो ये एक्सप्लोजन इतना बड़ा होगा और इस एक्सप्लोजन के साथ निकलने वाले रेडिएशन इतने ज्यादा मात्रा में होंगे कि आसपास के सारे शहर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूरोप कंटेमिनेटेड हो जाएगा और तब लाखों हजारों जानें चली जाएंगी और कई सालों तक इसका असर रहेगा जिसे कोई भी कुछ भी करके नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हमें वो सारा पानी जो रिएक्टर के ठीक नीचे है, जो एक टिकिंग टाइम बम बन चुका है, उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा। तो पानी बाहर निकालने के लिए ये लोग सोचते हैं कि हम मैन्युअली वॉल्व ओपन करेंगे और पानी निकल जाएगा, लेकिन वॉल्व ओपन करने के लिए वॉल्व पानी के बहुत अंदर है और पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो भी गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर 56 डिग्री है और जल्दी ही ये टेम्परेचर 70 डिग्री तक टच हो जाएगा। तब ये काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक अकेले आदमी के लिए ये वॉल्व ओपन करने के लिए आधा घंटा तक लग सकता है। अगर 2 लोग मिलकर ये काम करेंगे तो शायद 8 मिनट में ये वॉल्व ओपन हो सकता है। पर वहाँ बैठे ऑफिसर में से सभी लोग कहने लगते हैं
कि रिएक्टर के अंदर जाना, वो भी 8 मिनट के लिए उबलने के लिए, हम ऐसे ऑर्डर्स अपने लोगों को नहीं दे सकते। किस मुंह से हम उन्हें कहेंगे कि इसमें मारे जाने के चांसेस 99% है और बचने का सिर्फ 1% चांस है, फिर भी आप लोग अंदर जाओ और ये काम करो। फिर वहाँ बैठा मिनिस्टर कहता है कि इस काम में जो भी अपनी मर्जी से हिस्सा लेगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से स्विट्जरलैंड भेजा जाएगा इलाज के लिए, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट रेडियोलॉजी हॉस्पिटल में, और साथ ही मॉस्को में एक प्राइवेट अपार्टमेंट भी दिया जाएगा। फिर रिएक्टर के एक अधिकारी को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम वहाँ की सर्वो मोटर ऑन कर सकते हैं, मतलब पानी बाहर निकालने का पंप अगर शुरू हुआ तो हमें ज्यादा पानी के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें पानी में ही जाकर करनी होगी, लेकिन वॉल्व पानी के काफी अंदर और काफी नीचे है, उसे खोलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्वो मोटर ऑन करना उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान है। फिर वो लोग स्विमिंग पूल में कुछ इंजीनियर्स को गर्म पानी में डाइव लगाने की थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं, पर सिचुएशन की गंभीरता को सभी लोग समझते हैं और सभी ऑफिसर्स अपने लोगों को कोई भी ऑर्डर्स देने से मना करते हैं। लेकिन उनमें से एक कहता है कि भले ही हम अपने आदमियों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकते, लेकिन अभी सिचुएशन डू और डाई की है, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसीलिए मैं खुद अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर बाकी ऑफिसर्स भी कहते हैं कि हम भी अंदर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एलेक्स कहता है कि मेरे सारे के सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और मैं खुद आपके साथ नहीं आना चाहता। तब बोरिस नाम का एक ऑफिसर कहता है कि फायर सर्विस ज्वाइन करते समय क्या तुमने शपथ नहीं ली थी कि मैं अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। तब एलेक्स कुछ भी कहे बिना ही वहां से चला जाता है। रिएक्टर के एक्सप्लोजन को कई घंटे बीत गए हैं, शहर के लोगों पर रेडिएशन का असर साफ साफ दिख रहा है और अब जाकर शहर खाली करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। इस शहर में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं और इतने लोगों को इस शहर से निकालने के लिए कई दिन तक लग सकते हैं। लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हजारों बसों का इंतजाम किया जा चुका है। एलेक्स तुरंत ओल्गा के घर जाता है। वहाँ ओल्गा के बेटे की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो एलेक्स को बताता है कि उसने एक्सप्लोजन देखा था अपनी आंखों से और एक्सप्लोजन के बाद अजीब सा ग्लो भी देखा था। एलेक्स समझ जाता है कि रेडिएशन के संपर्क में आने से उसके बेटे की हालत ऐसी हुई है। ओल्गा उसे डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाई थी क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स बच्चों से भरे हुए हैं। दरअसल एक्सप्लोजन के बाद सिचुएशन की गंभीरता के बारे में शहर के नागरिकों को नहीं बताया गया था और स्कूल्स ओपन रखे गए थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे, इसीलिए सभी बच्चों पर रेडिएशन का असर दिख रहा था। फिर एलेक्स ओल्गा और उसके बेटे के साथ बस में बैठकर दूसरे शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन एलेक्स के बेटे की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही थी और ये एलेक्स नहीं देख पा रहा था और एलेक्स वापस आने का और अपने बेटे का बेस्ट इलाज करने का वादा करके बस से उतर जाता है। फिर वो वापस वहीं पर आता है जहाँ पर रिएक्टर के नीचे का पानी निकालने की प्लानिंग कर रहे थे वो लोग, पर सभी लोग रिएक्टर के पास जा चुके थे और एलेक्स को उनके पास जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। वो कहते हैं कि अगर वो लोग फेल हो जाते हैं तो आप दूसरी टीम के साथ चले जाना, लेकिन एलेक्स कहता है कि मुझे रिएक्टर के अंदर के सभी कॉरिडोर्स, यहाँ तक कि सब कुछ सारी जानकारी है, यहाँ तक कि मैं पानी के अंदर पंप शुरू करने के लिए शॉर्टकट भी जानता हूँ। और इसी तरह से बहुत बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एलेक्स को रिएक्टर के पास जाने का मौका दिया जाता है। वहां जाने के बाद वहां के लोगों को एलेक्स एक शॉर्टकट बताता है और वो लोग वहीं से अंदर जाने का फैसला भी करते हैं, लेकिन एलेक्स को अपने साथ ले जाने से मना करते हैं क्योंकि वो लोग अपने साथ सिर्फ भरोसेमंद लोग चाहते हैं और एलेक्स पर अब उनका विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी एलेक्स को अंदर जाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन अंदर जाने से पहले एलेक्स पूछता है कि मेरा बेटा कंटेमिनेट हो चुका है। जब एक्सप्लोजन हुआ तब वो रिएक्टर के आसपास ही था, तो क्या मेरे साथ उसे भी स्विट्जरलैंड भेजा जाएगा इलाज के लिए? लेकिन ऑफिसर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि प्लेन्स का अरेंजमेंट हो चुका है और उसमें एक और सीट नहीं है। तब एलेक्स कहता है कि ठीक है, फिर मेरी जगह पर आप मेरे बेटे को ले जाओ और मेरा इलाज यहीं पर करो। तब ऑफिसर भी ठीक है कहता है और एलेक्स के बेटे को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड भेजने का वादा करता है। फिर 4 लोगों की टीम बनाई जाती है जिसमें एलेक्स है और एक रिएक्टर में काम करने वाला इंजीनियर है और बाकी 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। इनका प्लान है अंदर जाकर मोटर शुरू करने के लिए बाहर से पावर सप्लाई करेंगे
और पानी पंप से बाहर निकालेंगे। ये लोग अंदर जाने के ठीक 20 मिनट बाद बाहर से पावर सप्लाई ऑन किया जाएगा और 20 मिनट से पहले इन्हें वायर प्लग इन करना होगा। फिर वो लोग जहाँ से एलेक्स ने शॉर्टकट बताया था वहाँ पर लोहे को काट कर फ्लोर में छेद कर देते हैं और पानी में कूद जाते हैं। पानी गर्म है और साफ भी नहीं है, पर इन्हें ज्यादा तैरने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ 2 मीटर के बाद ये पानी से बाहर निकल जाते हैं। आगे वो देखते हैं मीलों लंबाई वाले स्टील के पाइप है हर जगह पर, जिसमें पानी बहता है। उनमें से प्रेशर के कारण और हीट के कारण भाप लीक होने लगी है कई जगह पर। वो सोचते हैं शायद वॉल्व टाइट करने से भाप लीक होना बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। और इनके साथ जो इंजीनियर है उसके ठीक फेस पर ही बहुत सारी भाप आती है और उसका फेस बुरी तरह से जल जाता है। फिर उसे वहीं पर बैठने के लिए कहते हैं और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि 20 मिनट के अंदर काम नहीं हुआ तो वो लोग ऊपर से पावर सप्लाई ऑन कर देंगे। पर जले हुए इंजीनियर को देखकर उनका एक साथी जिसका नाम वैलेरी है वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और उनके साथ आने से मना करता है। एलेक्स उसे बहुत हिम्मत देता है, बहुत दिलासा देता है और उसे समझाता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे साथ साथ और हजारों लोगों की जान चली जाएगी। बड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक पाइप टूटकर इनके ऊपर गिर जाता है और बहुत सारा गर्म पानी भी इनके ऊपर गिर जाता है और पाइप से वैलेरी को चोट भी लग जाती है और इनके वायर का बंडल भी पानी में कहीं खो जाता है। बोरिस तुरंत ढूंढने के लिए पानी में छलांग लगाता है और वायर का बंडल ढूंढकर उसे वापस ले आता है, लेकिन पानी इतना ज्यादा गर्म था कि बोरिस का पूरा चेहरा जल चुका था। पर इनके पास केवल 6 मिनट बचे हैं, इसीलिए ये सभी लोग जल्दी जल्दी उठकर वायर का बंडल उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं और फाइनली ये लोग जंक्शन बॉक्स तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन्हें पानी में से जाना होगा वहां तक पहुंचने के लिए। बोरिस को वहीं पर बैठने के लिए कहते हैं और एलेक्स वैलेरी को कंधों पर उठाता है और पानी से होते हुए जंक्शन बॉक्स तक वो दोनों पहुंच जाते हैं और अपना काम करते हैं और फिर दोनों भी वापस बोरिस के पास आ जाते हैं। तब तक 20 मिनट पूरे हो चुके थे और ऊपर से वो लोग पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं और जैसे ही लाइट्स ऑन हो जाती है ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये काम कर रहा है और फिर मोटर पंप होने की आवाज भी आ जाती है और ये लोग और भी खुश हो जाते हैं कि वाकई में ये काम कर रहा है। लेकिन तभी लाइट्स और पंप की आवाज दोनों भी बंद हो जाती है और इनकी खुशी निराशा में बदल जाती है। बोरिस कहता है कि हमें मैन्युअली वॉल्व ओपन करना पड़ेगा और ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। वापस आकर देखते हैं तो वो इंजीनियर जिसका चेहरा भाप से जल गया था वो वहां पर नहीं था, पता नहीं वो कहाँ चला गया था। फिर बोरिस कहता है कि चलो जाकर वॉल्व शुरू करते हैं और वो वहां से भागने लगता है। वैलेरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है कि उधर रिएक्टर है, तुम जलकर मर जाओगे, बोरिस उधर मत जाओ। बोरिस बोरिस और बोरिस चिल्लाते हुए भाग रहा है और उसके पीछे एलेक्स। लेकिन बोरिस भागते भागते अब रिएक्टर के अंदर पहुंच चुका था। वो खड़े खड़े जलने लगता है। वो दरवाजा बंद करता है और वैलेरी और एलेक्स उसे वहां से बाहर ले आते हैं। तुरंत उन तीनों को भी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। एम्बुलेंस में जाते समय बोरिस की हालत बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी थी और एम्बुलेंस में ही वो मारा जाता है। और फिर एम्बुलेंस में एलेक्स और वैलेरी देखते हैं कि सोल्जर्स को रिएक्टर की तरफ ले जाया जा रहा है। हॉस्पिटल में थोड़ा सा ठीक फील करने के बाद वैलेरी एलेक्स से कहता है कि मैं वापस वहां पर वॉल्व ओपन करने के लिए जा रहा हूँ। एलेक्स कहता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो? तब वैलेरी कहता है कि अंदर जाकर कोई भी वॉल्व ओपन करने का काम नहीं करना चाहता, इसीलिए उनके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं और सोल्जर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती है, उनके पास सिर्फ ऑर्डर्स होते हैं। बेचारे न जाने कितने मौके पर ही दम तोड़ देंगे। किसी को भी ये तक नहीं पता होगा कि आखिर किस पानी में कहाँ जाकर कौन सा वॉल्व ओपन करना है। ये सुनकर एलेक्स भी थोड़ा सा भावुक हो जाता है। फिर एलेक्स और ओल्गा उनके बेटे को स्विट्जरलैंड जाने वाले प्लेन में भेज देते हैं और एलेक्स वापस रिएक्टर में जाता है वैलेरी के साथ। रिएक्टर फैक्ट्री की हालत हम देख सकते हैं और वहाँ खड़े फायर ट्रक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी फायर फाइटर्स बुरी तरह से कंटेमिनेटेड हो चुके होंगे। फिर अंदर वैलेरी और एलेक्स जरूरी सारी तैयारियां करने के बाद, सारे इंस्ट्रक्शंस समझने के बाद सिर्फ वो दोनों ही अंडर वाटर वॉल्व ओपन करने के लिए निकल पड़ते हैं। और पानी के पास पहुंचने के बाद एलेक्स वैलेरी से पूछता है कि यहाँ पर
हमारी आवाज तक ठीक से सुनी नहीं जा सकती। आखिर ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ होगा? तब वैलेरी कहता है लोगों की वजह से। एलेक्स पूछता है कौन लोग? वैलेरी कहता है क्या फर्क पड़ता है? फिर अपने आप को एक रस्सी से बांधकर रस्सी का दूसरा छोर लोहे की सीढ़ियों को बांधकर दोनों भी 60 डिग्री गर्म पानी में उतर जाते हैं। दोनों भी वॉल्व ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक एलेक्स पानी से ऊपर अपना सर निकालता है और वैलेरी को बताता है कि उसके हाथ बहुत जोरों से कांप रहे हैं। तब वैलेरी कहता है कि ठीक है, मैं अकेला जाकर वॉल्व ओपन करता हूँ। पानी बहुत ज्यादा गर्म है, हम ज्यादा देर तक इसे सह नहीं पाएंगे। फिर दोनों भी फिर से वॉल्व की तरफ जाने लगते हैं और कुछ दूर जाकर फाइनली उन्हें वॉल्व मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइट है, दोनों से आसानी से नहीं खुल रहा है। बहुत कोशिशें करने के बाद दोनों वॉल्व ओपन करने में कामयाब हो जाते हैं और पानी बाहर निकलने लगता है। अपना काम पूरा करने के बाद दोनों भी जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकलने के लिए तैरने लगते हैं। एलेक्स बहुत तेजी से जा रहा था, लेकिन वैलेरी को काफी दिक्कत हो रही थी। वैलेरी जरा भी तैर नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो खुद को रस्सी के सहारे खींचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रेडिएशन और 60 डिग्री पानी टेम्परेचर की वजह से वैलेरी का शरीर जवाब देने लगा है। एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है, उसे वैलेरी कहीं नजर नहीं आता, इसीलिए वो जल्दी जल्दी रस्सी खींचने लगता है। इधर रस्सी में खिंचाव के कारण वैलेरी को पता चलता है कि एलेक्स उसे खींच रहा है, लेकिन वैलेरी को बचाने के चक्कर में एलेक्स खुद भी मारा जाएगा। ये सोचकर वैलेरी रस्सी काट देता है और एलेक्स पानी से बाहर निकालने के बजाय वैलेरी को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगता है और सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स हॉस्पिटल में है, लेकिन बहुत 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 ज्यादा दर्दनाक कंडीशन में है। दरअसल सारा पानी खाली होने के बाद एलेक्स बेहोशी की हालत में फ्लोर पर पड़ा हुआ मिला था इन्हें, और वैलेरी मरा हुआ इन्हें मिला था। फिर एलेक्स का बेटा भी 3 महीनों बाद एकदम ठीक होकर स्विट्जरलैंड से वापस आ जाता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। और ये पूरा का पूरा जो चेरनोबिल डिजास्टर है वो सोवियत ने पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा डिजास्टर थोड़ी छुपने वाला था, सारी दुनिया को आखिरकार पता चल ही गया। तो आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।